हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आज आप सभी के लिए यूनियन बजट पर एक बहुत ही धमाकेदार सेशन लेकर आई हूं। और आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि 24-25 का जो बजट आया था और इस बार जो 25-26 का बजट आया है, इसको कंपेयर करेंगे और इस बार के बजट में किसको फायदा हुआ है, क्या चीजें हैं जो सस्ती हो गई हैं और क्या महंगा हो गया है, तो ये हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग फायदे में कौन है, नुकसान में कौन है, ये भी हम आज के सेशन में ही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो इस बार के बजट के जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो मैंने आपके साथ एक लाइव सेशन में किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक लाइव सेशन नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। एंड अगेन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एक बार बजट एट अ ग्लांस देख लेंगे कि इस बार जो बजट एट अ ग्लांस में हम बात करेंगे रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में। इस साइड का जो डेटा है ये है 25-26 का डेटा और आपको इस साइड का जो डेटा देखने को मिलेगा ये आपको जो है 24-25 का डेटा देखने को मिलेगा। तो कितने अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पे दोनों ही इंफोग्राफिक्स लगा दिए हैं। बट सबसे पहले देखो, जब हम रिसीप्ट्स की बात कर रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी रिसीप्ट्स है, यहाँ पे भी रिसीप्ट्स है, बट दो तरीके की रिसीप्ट्स होती हैं। यानी कि सरकार के पास जो पैसा आता है वो दो तरीके से आता है जिसको हम रिसीप्ट्स कहते हैं। क्लियर? तो कुछ होते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कुछ होते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स। बट ये कैपिटल और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में डिफरेंस क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो नहीं जानते होंगे उनको मैं बता देती हूँ। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो होती हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं ये होती हैं शॉर्ट टर्म अर्निंग, ये होती हैं शॉर्ट टर्म अर्निंग, ठीक है। एंड वहीं पर जो हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं ये होती हैं लॉन्ग टर्म अर्निंग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझने के लिए पहले हमें डिफरेंस जो है ये क्लियर होने चाहिए, तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एंड जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं ये कोई भी लाइबिलिटी नहीं क्रिएट करते, ठीक है, ये कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते, यानी कि इससे कोई भी डेट नहीं होता है, ठीक है। बट वहीं पर जो कैपिटल रिसीप्ट्स होती है इससे डेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बोरोइंग, अगर सरकार ने क्या की है, बोरोइंग की है, तो यस सरकार के ऊपर क्या हो गया है, डेट हो गया है। तो यस जैसे कि लोन लिया है सरकार ने, ठीक है, तो वो होते हैं बोरोइंग। बट वहीं पे अगर सरकार के पास टैक्स आ रहा है, ठीक है, जो सरकार के पास टैक्स आ रहा है इससे कोई भी लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगा, तो ये होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब वहीं पे आपने दो तरीके के एक्सपेंडिचर भी देखे होंगे। दो तरीके के एक्सपेंडिचर क्या है, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे ये होता है खर्चा, ठीक है। सरकार का आपको दो तरीके का खर्चा देखने को मिलेगा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहां पे देख लीजिएगा, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो पहले अगर हम यहां पे एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर, क्लियर। एंड वहीं पे कैपिटल क्या होगा, ये होगा लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड अगेन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म पे खर्चा होगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यस नो, और इससे डेवलपमेंट भी होगा। तो यस जब इस तरीके का खर्चा सरकार करती है तो इससे इकोनॉमिक ग्रो करेगी और डेवलपमेंट भी होगा। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो ये डे टू डे खर्चों को पूरा करने के लिए जो खर्चे होते हैं ना, डेली लाइफ के जो खर्चे होते हैं, जैसे कि सरकार को सैलरीज पे करनी है, तो वो क्या है, वो उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस नो एवरीवन, चलिए हाँ जी। इसके अलावा अब हम यहां पे डेटा समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम रिसीप्ट्स में रेवेन्यू रिसीप्ट्स देखें, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो सरकार के पास टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स के जो एक एस्टिमेट्स माने गए थे, वो कितने एस्टिमेट्स माने गए थे, 31 लाख के एस्टिमेट्स माने गए थे। 31 लाख करोड़ के जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं ये माने गए थे। बट इस बार का जो एस्टिमेट लगाया गया है, जो अनुमान लगाया गया है, वो कितना लगाया गया है, वो लगाया गया है यहाँ पर 34 लाख करोड़ का। तो यस
यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। इस बार का लास्ट ईयर का जो एक तरीके से यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिए जब हम किसकी बात करें, एस्टिमेट्स की बात कर रहे हैं ना, तो 24-25 के एस्टिमेट्स 31 थे, बट यहाँ पे हम 24-25 का एक्चुअल डेटा देखेंगे, ठीक है। तो यस 24-25 का एक्चुअल डेटा जब हम रेड वाले कॉलम में देख रहे हैं तो वो कितना रहा, 24-25 का, सॉरी ग्रीन वाले कॉलम में जब हम देखेंगे तो वो कितना रहा, वो रहा रिवाइज एस्टिमेट्स की बात करेंगे तो 30 लाख करोड़, जो कि यहाँ पे 31 के अराउंड अज्यूम किया गया था। अब एस्टिमेट्स क्या होते हैं, देखो एस्टिमेट ही तो लगाएंगे हम, अगर हमारे पास आने वाले साल का डेटा हमें प्रेजेंट करना है फ्यूचर में, मतलब आपको पहले ही डेटा प्रेजेंट करना है तो एस्टिमेट्स दिए जाएंगे। इस बार का आपको डेटा पता होना चाहिए और लास्ट ईयर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्लियर एवरीवन? तो इस बार का, ठीक है, पर्पल वाला जो हाईलाइट्स है ना, ये वाला जो हाईलाइट है ये है इस बार यानी कि 25-26 का। रेड वाला जो है, ठीक है, ये आपको बजट एस्टिमेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि किसके हैं, 24-25 के बजट एस्टिमेट्स, यानी कि बजट के टाइम पर क्या एस्टिमेशन लगाए गए थे। तो बजट के टाइम पे हमने देख लिया 31,29,200 का एस्टिमेशन था, यहाँ पे हमने ये देख लिया, बट एक्चुअल क्या है, एक्चुअल 30 रहा। क्लियर? इस बार का जो एस्टिमेशन लगाया गया है वो 34 लाख का लगाया गया है, 34 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीव्स का लगाया गया। अब इसका जो हमें एक्चुअल नंबर मिलेगा वो जब नेक्स्ट ईयर का बजट आएगा उस समय मिलेगा। वहीं पे अगर हम कैपिटल रिसीव्स की बात करें तो इस बार का जो एस्टिमेशन है वो कितना है, वो है 16,44,000 के अराउंड, 16,44,000 करोड़ के अराउंड। क्लियर? एंड वहीं पे देखो इस लास्ट ईयर का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर का एस्टिमेशन लगाया गया था 16,91,312 करोड़, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यही होगा 16,91,312 करोड़, बट एक्चुअल कितना रहा, एक्चुअल रहा 16,28,527, यानी कि 16,28,527 करोड़ का जो है आपको ये एक जो एक्चुअल नंबर है वो देखने को मिलेगा। वही हम एक्सपेंडिचर्स की बात कर लेते हैं, तो ये एक बार आप देख लेना, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके बैंक के एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो ये वाला डेटा आपको यहां पर भी मिल रहा है, ठीक है। रेड कॉलम में जो एस्टिमेशन थे वो थे, ग्रीन में एक्चुअल्स हैं, और पर्पल में जो एक्चुअल नंबर इस बार के एस्टिमेट किए गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं, ठीक है। मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब देखो, ये है 24-25 का, ठीक है, और ये है 25-26 का, यहां पे लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम सरकार का जो टोटल बजट है इसको 1 रुपीज से कंपेयर करें, ठीक है, टोटल बजट को 1 रुपीज से, या टोटल बजट इज इक्वल्स टू हमारे लिए 100%, और हम इसका बाइफिकेशन देखें कि सरकार के पास ये जो पैसा आएगा ये कहां से आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है, वेयर अ रुपी कम्स फ्रॉम। तो ये जो हम पूरा बजट 1 रुपए की टर्म्स में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सबसे ज्यादा जो सरकार के पास पैसा आएगा वो इस बार कहां से आने वाला है, वो आने वाला है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से। तो वो 1 रुपए में 24 पैसा जो है वो बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज से आएगा, या मैं कहूं कि 24% जो है वो बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से आएगा इस बार। बट वहीं अगर हम देखें लास्ट ईयर कंपेयर करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर में देखिए सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से आता है, बट लास्ट ईयर ये 27% था, जो कि इस बार 24% है। अगेन सेकंड पर कौन है, तो कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। अगेन यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स देख लेंगे तो 17% सेम एज लास्ट ईयर। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इनकम टैक्स से 22% जो है पार्ट इस बार के जो है एक तरीके से रिसीप्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर लास्ट ईयर का देखें तो वो 19% था, और इस बार इनकम टैक्स का जो पार्ट है वो इंक्रीज हो गया है। क्लियर? एंड ये पूरा यहाँ पे देख लीजिए कि कितना परसेंट नॉन डेट कैपिटल से आएगा, नॉन टैक्स रिसीप्ट से, गुड्स एंड टैक्स से, जीएसटी से। जीएसटी का कंट्रीब्यूशन इस बार बताया गया है कि 18% रहने वाला है, और लास्ट ईयर कितना बताया गया था, अगेन 18%। अब नीचे वाले चार्ट में बताया गया है कि ये जो 1 रुपी आया है इज इक्वल्स टू टोटल बजट, ठीक है। तो ये 1 रुपी कहां पर खर्च करने वाली है सरकार, तो यहाँ पे एक बार हम लास्ट ईयर का देख लेते हैं, क्योंकि जो इस बार का है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर देखने को मिलेगा। तो इस बार जो सबसे ज्यादा खर्चा है सरकार कहां पर करने वाली है, तो देखिएगा सबसे ज्यादा, यानी कि अगर हम 20% की बात करें, जितना भी पैसा आया उसका 20% सरकार इंटरेस्ट पे करेगी, जो भी बोरोइंग की है उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो सरकार पे करेगी, कितना, 20%। स्टेट का जो शेयर होगा, जो टैक्स ड्यूटी होगा वो कितना है, वो है 22%, यानी कि 1 रुपए में 22 पैसा जो है स्टेट का शेयर रहेगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 8 पैसा या 8% जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें खर्च किया जाएगा। अदर एक्सपेंडिचर के लिए 8% है, पेंशन के लिए 4% है, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स भी 8% किए जाएंगे, मेजर सब्सिडीज पे 6% होगा, डिफेंस पर 8% खर्च करने की बात की गई है। बट वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा जो खर्च करने की बात की गई थी वो 21% स्टेट टैक्सेस शेयर ड्यूटीज, जो कि इस बार भी हमने देखा। एंड अगेन हाँ 19% इस बार जो है इंटरेस्ट पेमेंट, लास्ट ईयर इंटरेस्ट पेमेंट रहा। वहीं पर 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर खर्चा था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर 8% था। तो इस तरीके से सरकार अपना खर्चा करने की बात की थी, क्योंकि हम लास्ट ईयर का डेटा देख रहे हैं। और इस बार सरकार सबसे ज्यादा जो परसेंटेज खर्च करने वाली है वो किस पे करने वाली है? पहले तो स्टेट का शेयर देने में जाएगा सबसे ज्यादा पैसा, और फिर इंटरेस्ट पेमेंट करने में जाएगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, टैक्स स्लैब्स की बात कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट बोल भी रहे थे मैम लास्ट टाइम का क्या डेटा रहा। तो यहां पर एक सेकेंड दीजिएगा, आई होप कि आपको अभी ये विजिबल होगा अच्छे से, ठीक है। तो इस साइड जो आपको डेटा दिख रहा है ये है 24-25 का डेटा, और ये वाला डेटा जो है ये है 25-26 का डेटा। तो सबसे पहले इस बार का हाईलाइट ये है कि जिनका जो सैलरी है, ठीक है, जिन लोगों का सैलरी 12 लाख तक के ब्रैकेट में आएगा उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जीरो इनकम टैक्स टिल 12 लाख इनकम अंडर न्यू टैक्स रेजिम। बट अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें, जिनका सैलरी इससे एक्सीड करता है, 12 लाख से एक्सीड करता है, तो उनका टैक्स स्लैब इस तरीके से काम करने वाला है। पहले 0 से 3 लाख पर 0% था, यानी कि निल था, बट अब जो है यहाँ पे 0 से लेकर 4 लाख तक जो है निल रहेगा। पहले 3 से लेकर 7 लाख पर 5% था, अब देखिए यहाँ पे 4 से लेकर 8 लाख पर जो है 7% रहेगा। उसके बाद पहले का देखिए 7 से लेकर 10 लाख पर 10% था, तो यहाँ पे 8 से लेकर 12 तक 10% कर दिया है। एंड अगेन 10 से लेकर 12 तक 15% था, अब 12 से लेकर 16 पर 15% है। तो आपके एग्जाम में ये चेंजेस पूछे जा सकते हैं। ये है 25-26 और वो है 24-25। एंड सबसे कमाल की बात देखिए, अबव 15 लाख सैलरी है तो टैक्स होगा 30%। पहले की बात कर रहे हैं 24-25 के टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, बट अभी बोला गया है कि अगर 24 लाख से ज्यादा सैलरी है, ठीक है, एनुअली बात की जा रही है, तो वो 30% टैक्स स्लैब के अंदर आने वाला है। क्लियर? पहले 15 अब 24 कर दिया है। तो अब जो ये ब्रैकेट है ना, ये बढ़ा दिया गया है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए किसान क्रेडिट कार्ड की हम बात करेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर, ठीक है, जो लोन लिमिट है इसको रिवाइज किया गया है। पहले ये लोन लिमिट हुआ करती थी 3 लाख की, अब इसको रिवाइज करके 5 लाख कर दिया है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रिविजन जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 5 लाख कर दिया गया है। लोन लिमिट अंडर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम टू बी रेज फ्रॉम 3 लाख टू 5 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स इसमें कवर किए गए हैं, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पे हम डेफिसिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब हम डेफिसिट्स की बात कर रहे हैं ना, आपको 4 तरीके का डेटा देखने को मिलेगा। एक है फिस्कल डेफिसिट, एक है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट, और 4th नंबर पर है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक एक करके समझ लेते हैं। पहले बात करेंगे कि मैम फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। मैम फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे, ये शो करता है हाउ मच द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स अर्न इन अ ईयर, यानी कि एक साल में सरकार की जितनी अर्निंग होती है, ठीक है, जब सरकार उससे ज्यादा खर्च करती है, उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है, तो वो क्या होता है? वो होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, ठीक है। तो यस, यहां पे जो है हम किसकी बात करते हैं? फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। क्लियर एवरीवन? रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो जब रेवेन्यू रिसीव्स लेस होती है देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जब रेवेन्यू रिसीव्स, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होती है तो वो हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं। ये रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। प्राइमरी डेफिसिट की बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमें कौन सा नंबर मिलता है? हमें
प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। तो जब हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं तो हमें प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। एंड वहीं पे जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट्स और एसेट क्रिएशन, तो जो भी ग्रांट्स स्टेट को दिए जाते हैं, एसेट क्रिएशन किया जाता है, जब हम उसको माइनस कर देते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है। अब ये डेटा आपको जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। 22-23 की बात करेंगे, फिस्कल डेफिसिट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो फिस्कल डेफिसिट 22-23 का नंबर देखेंगे, ये 6.4% था, जो कि बताया गया है कि 25-26 के लिए एस्टिमेट किया जा रहा है, ये 4.4% पे आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर ये रिड्यूस होता है तो। अगेन अगर यहाँ पे हम 24-25 का देखें तो ये 4.8% था, ठीक है। तो यस, ये डेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ट्रेंड याद रखना। तो अगर आप एक मैप बनाकर इसको समझोगे तो आप ज्यादा टाइम तक इसको रिटेन कर पाओगे, याद रख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेवेन्यू रिसीव्स 2022-23 में 4% था, जो कि आज बोला गया है कि 25-26 के टाइम पे ये 1.5% आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट पहले 22-23 में 3% था, जो कि बोला जा रहा है कि 25-26 में 0.8 के एस्टिमेशंस लगाए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे तो 2.8% बोला गया था 22-23 में, और अब बोला जा रहा है कि ये 0.3 तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस बार के बजट में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे प्राइसेस जो है वो कम कर दिए गए हैं, यानी कि उनको सस्ता कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम कैंसर और रेयर डिजीजेस, जो ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, उन पे बोला है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा, विच इज रिक्वायर्ड इनिशिएटिव। तो 36 ऐसे ड्रग है, ठीक है, जिन पे जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है, इसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। और ये जो ड्रग्स है, यानी कि जो मेडिसिन है, ये कैंसर मेडिसिन और आपको रेयर डिजीजेस से जुड़ी हुई देखने को मिल सकती हैं। एडिशनली बोला गया है कि 37 मोर ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट, एलईडी, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करेंगे तो बोला जा रहा है कि इनको भी एग्जेम्पशन कर दे दिया है फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी। वो प्रोडक्ट जिसमें कोबाल्ट का यूज होगा या कोबाल्ट प्रोडक्ट होगा, या एलईडीज की बात करेंगे, या जिंक लिथियम आयन बैटरीज की बात करेंगे, जिंक की बात करेंगे, या लिथियम आयन बैटरीज। अब लिथियम आयन बैटरीज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईवीज का जमाना है, तो इनको भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, शिप बिल्डिंग रॉ मटेरियल, शिप बिल्डिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसको भी यहाँ पे जो है एक तरीके से बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फॉर आने वाले 10 ईयर्स के लिए। यहाँ पे हम फिश पेस्ट्रीज की बात करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटीज यहाँ पे रिड्यूस कर दी गई है, पहले 30% हुआ करती थी, जो कि अब 5% पे लेकर आ गए हैं। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आने वाला है, गवर्नमेंट जो है योजना या एक स्कीम को लॉन्च करने वाली है, जो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, एक तरीके से प्रमोट करेगा, एक्सपोर्ट में फायदा देने वाला है। लास्ट ईयर हमने बात की थी किसके बारे में, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में, जो कि अगेन जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्रमोशन के लिए था। अगेन वेट ब्लू लेदर की बात करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी फुली एग्जाम्प्ड ऑन वेट ब्लू लेदर, ये भी यहाँ पे आपको एक इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। तो ये वो आइटम है जिनको सस्ता कर दिया गया है, जिनसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। अब इसके विपरीत आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे जिनको कॉस्टलियर या फिर महंगा कर दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिएगा, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्लेस जो है इनको महंगा कर दिया गया है, ठीक है। अगेन तो यहाँ पे पहले जो एक तरीके से बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले 10% हुआ करती थी, अब 20% कर दी गई है। अगेन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की बात करेंगे तो द गवर्नमेंट प्रपोज टू रेज द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, ठीक है, इसको महंगा किया जाएगा तो शायद इसका यूज कम हो सके और सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव ऑन किया जा सके। टेलीकॉम इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं तो कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स स्पेसिफाइड है, वो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इसको 10% से हटाकर और बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। तो ये वो आइटम है जिनको महंगा कर दिया गया है। आई होप ये जो कंपैरिजन था हमारा ये आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मंडे को ध्यान रखिएगा, मंडे को हम एक सेशन करने वाले हैं
और इसमें मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूनियन बजट से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ इसी चैनल पे। तो अगेन, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं शीतल जांगी आप सभी के लिए इस तरीके के सेशन जो है रेगुलरली लेकर आती रहती हूँ। तो बाय बाय, हमारे साथ जुड़िए और सेशन जो मंडे को होगा एमसीक्यूज का, इसको अटेंड करना ना भूलें। बाय एवरीवन, टेक केयर।